हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा एप्लीकेशन पर। और हम पढ़ रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की लास्ट क्लास में गाइस हम लोगों ने नैनो वर्ड का मीनिंग समझा था। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री से क्या रिलेशन रहा है, इतिहास में कहां कहां पर नैनो टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज होता रहा है। जापानी जो समुराई तलवार है उसके अंदर हमने पढ़ा, इंडिया में बनारसी साड़ी के अंदर हमने पढ़ा, जो काजल लैंप चार आप घरों में बनाते हैं उसकी प्रोसेस में भी कार्बन के जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनका रोल जो है रहता है। साथ ही साथ हमारे उपनिषदों में भी, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद पुराण वगैरह हैं, उनके अंदर भी जो ब्रह्मांड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम कण जो है, उसकी जो व्याख्या है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो संस्कृत के इस श्लोक के द्वारा वहां पर किया गया है। और उसकी साइज भी लगभग नैनो साइज से, नैनो स्केल से मिलती जुलती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक हिस्ट्री क्या रही है नैनो टेक्नोलॉजी की। भाई हमने यूटिलाइजेशन में हिस्ट्री, मतलब उपयोग में कब से लेते आ रहे हैं, ये तो हम लोगों ने कल की क्लास में समझा। आज हम पढ़ेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी कहकर नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोग कब से पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग, चलिए दोस्तों, हमें डेटा मैक्सिमम यहां पर हमने कलेक्ट किया और जो डेटा है सबसे ज्यादा वही पढ़ना है। अभी समझने के लिए स्कोप अभी नहीं है, स्कोप आएगा कल की क्लास से जब हम बातें करेंगे, जब नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। वहां पर बहुत सारी टर्म्स, नैनो कैप्सूल्स, नैनो फाइबर्स, नैनो रोबोट्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो मेडिसिन्स, बहुत सारी चीजें जो नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पर काम करेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीजिए इतिहास, देखिए गाइस, बेसिक से बात करते हैं, बेसिक से। देखिए गाइस, हम बात करने जा रहे हैं, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल 1936 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इरविन मूलर। इरविन मूलर ने एक सूक्ष्मदर्शी को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, जनरली विकास किया। नाम था फील्ड इमिशन माइक्रोस्कोप। फील्ड इमिशन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोगों ने जो एटॉमिक साइज की, हम लोगों ने जो एटॉमिक साइज की सतह है, एटॉमिक साइज की परमाणु आकार की सतह जो है उनको देखना और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखना हमारे लिए क्या हो पाया, पॉसिबल हो पाया। क्लियर? तो यहां से हम लोग एबल हो पाए कि हम देख सके नैनो स्ट्रक्चर्स को। तो फील्ड इमिशन माइक्रोस्कोप 1936 में इन्वेंट किया गया इरविन मूलर के द्वारा। और ये ऐसा एक माइक्रोस्कोपी था जिसकी हेल्प से हम लोग नैनो साइज के, एटॉमिक साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनकी सरफेस, उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आदि को हम लोगों को देखना क्या हुआ, पॉसिबल हमारे लिए हो पाया। और फिर इसमें मैं जो आपको एक इमेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो फील्ड इमिशन माइक्रोस्कोप है, फील्ड इमिशन माइक्रोस्कोप हम लोग देखेंगे। ये देखिएगा, ये हमारा फील्ड इमिशन माइक्रोस्कोप था कुछ इस तरह का। इसकी हेल्प से हम लोग क्या देख रहे थे, जो नैनो स्ट्रक्चर्स के पार्टिकल्स हैं उनको देख पाना हमारे लिए क्या हो पाया था, बताइएगा, पॉसिबल हो पाया था। क्लियर? इसके बाद दोस्तों इन्हीं ने, इरविन मूलर ने ही 1955 में, 1936 में फील्ड इमिशन माइक्रोस्कोप और 1951 में फील्ड आयन माइक्रोस्कोप की जो इन्वेंशन है वो इन्होंने की। और इसके द्वारा एटम के जो इमेजेस हैं उनको कैप्चर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल हो गया। परमाणु के चित्र लेना यहां से क्या हो गया था, पॉसिबल हो गया था। और दोस्तों इरविन मूलर और इनके जो कुछ स्टूडेंट्स थे, और स्टूडेंट्स में कंवर बहादुर, एक नाम है स्टूडेंट का, कंवर बहादुर और इरविन मिलर ने क्या किया, देखिए। अब ये जो फील्ड आयन माइक्रोस्कोप है, इसकी सहायता से क्या होता है, जो दोस्तों जो नुकीले कोई मेटल होती है, नुकीले का मतलब जो पॉइंटेड मेटल होते हैं, जो नुकीले या जो शार्प मेटल होते हैं, तो जो मेटल के नुकीले किनारे, जो शार्प एजेस हैं, वहां पर एटम्स की स्ट्रक्चर को यहां पर इंडिविजुअली अच्छे से देखा जा सकता है। क्लियर? तो हमने इरविन मिलर और कंवर बहादुर, दो स्टूडेंट्स हैं, हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कंवर बहादुर स्टूडेंट, इरविन मिलर साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया, टंगस्टन मेटल की जो नुकीला किनारा है, टंगस्टन मेटल का जो नुकीला किनारा है उसको 21 केल्विन तक क्या किया, बताइए, ठंडा किया। और 21 केल्विन तक ठंडा करने के बाद इमेजिंग गैस के रूप में इन्होंने किसका यूज लिया,
हीलियम का, और हीलियम का यूज लेने के बाद टंगस्टन एटम को इन्होंने क्या किया, देखा। और ऐसा बोला जाता है कि इंडिविजुअल एटम, एक परमाणु को, सिंगल एटम को देखने का जो पहला क्रेडिट है वो इन दोनों को ही जाता है, इरविन मूलर एंड कंवर बहादुर। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1956 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्थर वॉन हिप्पल। दैट इज हिस्ट्री, हम पढ़ रहे हैं इतिहास। ऑर्थर वॉन हिप्पल ने एक टर्म पहली बार यूज में ली, उसका नाम था जेनेटिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसको बोला जाता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। मतलब इंजीनियरिंग आप जानते ही हैं, अभियांत्रिकी जिसमें अभियंता आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं। ठीक है। तो इंजीनियरिंग का मतलब होता है जनरली क्या करना, छेड़छाड़ करना, जनरली हेर फेर करना, जनरली स्ट्रक्चर्स में चेंज करना। तो जेनेटिक का मतलब है आनुवांशिक लक्षणों के अंदर। क्लियर। तो यहां पर पहली बार इन्होंने जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, डीएनए, आरएनए, जीन, इनके अंदर छेड़छाड़, इनके अंदर हेर फेर, इनके अंदर चेंजेस का जो टर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन्होंने काम में लिया। इसके बाद दोस्तों 1958 में पहला इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, एकीकृत परिपथ इनको बोला जाता है, कंप्यूटर में, मोबाइल्स में जो आईसी काम में ली जाती है। तो ये पहला जो आईसी बनाया वो जैक किल्वी ने बनाया था। क्या नाम था? जैक किल्वी। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से। अब दोस्तों ये वाला जो काम हुआ, ये मतलब नैनो टेक्नोलॉजी की नींव है। क्लियर। नैनो टेक्नोलॉजी का क्या है यहां पर? नैनो टेक्नोलॉजी का माइलस्टोन है यहां पर। देखिएगा 1959 में दोस्तों अमेरिकी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड फिनमैन, और अगर आपको याद हो तो इन्हें फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हमने कहा है। रिचर्ड फिनमैन ने एनुअल अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी मीटिंग, क्लियर, ये कोई एनुअल मीटिंग होती है अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की, इस मीटिंग में कैलटेक स्थान पर, स्थान का नाम क्या था? कैलटेक। कैलटेक स्थान पर एक क्या दिया? स्पीच दिया, एक लेक्चर इन्होंने दिया। और लेक्चर में इन्होंने जो लाइन बोली, ये लाइन काफी बार एग्जाम्स में आई है, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। तल में बहुत जगह है, तल में बहुत संभावना है, तल में बहुत दक्षता है, तल में बहुत एफिशिएंसी है, तल में बहुत मजबूती है। इन्होंने ये कहा एटम तक जाओ, पदार्थ को तोड़ो 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 तोड़ो, बॉटम में जाओ, गहराई में ढूंढो, अंत में ढूंढो। मतलब जहां से ओरिजिन हुआ है, तल, बेस, फंडामेंटल, वहां ढूंढो, वहां पे बहुत कुछ है, बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। क्लियर। और इन्होंने दोस्तों इसके तहत उन्होंने बताया कि कैसे स्वतंत्र परमाणु अणु जो होते हैं उनके साथ जोड़ तोड़ की प्रक्रिया से विज्ञान को, साइंस को एक नया आयाम आप दे सकते हो। काफी सारे एग्जांपल्स के थ्रू इन्होंने ये डिस्कस किया, और इसी से दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को क्या प्रदान की थी? प्रेरणा प्रदान की थी। नैनो टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उसमें इंटरेस्ट इन्होंने पैदा किया था साइंटिस्ट का। क्लियर। तो इतिहास में स्ट्रीम हम सबसे पहले देख रहे हैं 1936 में इरविन मूलर ने फील्ड मिशन माइक्रोस्कोप डेवलप किया, और तभी से हम लोग एटॉमिक लेवल की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखने के लिए कैपेबल हो पाए। फील्ड आयन माइक्रोस्कोप में क्या किया जा रहा है कि मेटल के जो शार्प एजेस हैं वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप एटम्स को क्या कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। और उन्होंने टंगस्टन को देखा था। क्लियर। ऑर्थर वॉन हिप्पल 1956 जेनेटिक इंजीनियरिंग टर्म इन्होंने यूज में ली। 1958 में वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड सर्किट बना, और 1959 में दोस्तों जो स्पीच है रिचर्ड फिनमैन का, इसने क्रांति ला दी, रिवॉल्यूशन ला दिया नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। चलें आगे। क्लियर। ओके। मैं इंग्लिश हिंदी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बिठाकर चल रहा हूं जिससे कि जो लैंग्वेज का बच्चों को दिक्कत ना रहे। अगला दोस्तों 1974 ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नोरियो तानीगुची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोरियो तानीगुची ने फर्स्ट ऑफ ऑल नैनो टेक्नोलॉजी टर्म यूज में ली। क्लियर। आपसे पूछा जाए नैनो टेक्नोलॉजी टर्म किसने प्रोवाइड की? हु कॉइन्ड द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी टर्म को किसने कॉइन किया? नैनो टेक्नोलॉजी टर्म को किसने दिया, किसने प्रपोज किया? तो आपका आंसर जाएगा नोरियो तानीगुची, और 1974। क्लियर। उनके अनुसार नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या था? वो टेक्नोलॉजी जिससे परमाणु आयाम तक जाकर, मतलब आप एटॉमिक लेवल तक जाकर आप क्या कर सकते हैं? अचूक मशीनिंग की जा सकती है। अचूक का मतलब जो चूके नहीं, जो अपने निशाने से, जो अपने टारगेट से डाइवर्ट ना हो, उसको बोला जाता है। तो मतलब कि यह कहा गया है कि
पदार्थ जो होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं, उनको मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पर ले जाया जाए। वहां पर या तो उनको पृथक्करण का मतलब होता है तोड़ना, समेकित का मतलब होता है जोड़ना, क्लियर। वह विरूपण का मतलब होता है स्ट्रक्चर चेंज। मतलब कि क्या कहा, देखिएगा इन्होंने किया था कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि जो पदार्थ है उनको आप एटॉमिक लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर लेकर जाइए, तोड़िए, क्लियर। यानी कि पदार्थों को परमाणविक या आणविक स्तर पर यानी नैनो स्केल के अंदर ले जाकर तोड़ना, जोड़ना या उनकी स्ट्रक्चर में चेंज करना, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। इसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज में लिया। दोस्तों IBM 1981 की ये बात चल रही है। 1981 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक मशीन कॉरपोरेशन के वैज्ञानिक थे गर्ड विनिंग और हेनरिक रोरर। बहुत 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 बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप के अंदर एक लंबी टनल होती है, क्लियर। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और 1982 में परमाणु बल माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, ये दोनों हाईली डेवलप्ड माइक्रोस्कोप इसका आविष्कार किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन के साइंटिस्ट गर्ड विनिंग और हेनरिक रोरर द्वारा, क्लियर। इससे क्या पॉसिबल हुआ हमारे लिए? इससे दोस्तों एटम और मॉलिक्यूल के भीतर तक, क्लियर, नैनोमीटर से भी जो छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके इमेजिंग कर पाना, उनकी इमेज ले पाना, यहां से क्या हो गया था बताइए? यहां से पॉसिबल हो गया था, क्लियर। तो ये IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन के साइंटिस्ट थे गर्ड विनिंग एंड हेनरिक रोरर। इन्होंने पहले स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाई, उसके बाद परमाणु बल माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप बनाया। ये सूक्ष्मदर्शियां थी जो बहुत ज्यादा विकसित थी और इस कार्य के लिए उन्हें 1985 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज क्या किया गया था बताइए? दिया गया था। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो पा रहा है, ऐसे इक्विपमेंट्स भी बन गए जिनके थ्रू हम नैनो टेक्नोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी इजीली कर पाए, जिससे कि और हमें फायदा होने लगा। 1985 दोस्तों राइस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट याद रखना, रिचर्ड स्मॉली, रॉबर्ट कर्ल एंड क्रोटो, इन तीनों ने बकमिस्टर फुलरीन बोला जाता है C60, बकमिस्टर फुलरीन को डिस्कवर किया। किसने? स्मॉली, कर्ल और क्रोटो, क्लियर। और इसके लिए 1996 में इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया। देखिए हिस्ट्री है, इतिहास में क्या हुआ, तो यहां पर डेट्स, ईयर्स, साइंटिस्ट के नाम और जो डेटा है वही आपको याद करना होता है, क्लियर। तो डेवलपमेंट चलता जा रहा है। 1985 में राइस यूनिवर्सिटी के जो 3 साइंटिस्ट थे, रिचर्ड स्मॉली, रॉबर्ट कर्ल एंड हेनरी क्रोटो, इन तीनों ने क्या किया? बकमिस्टर फुलरीन का क्या किया बताइए? जो खोज है, जो डिस्कवरी इन्होंने की, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर गाइस? आगे चलते हैं डेवलपमेंट की अगली सीरीज में क्या हो रहा है। तो आगे हमने देखा 1986 में दोस्तों MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट थे ये दोस्तों। इन्हें गॉड फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कई जगह लिखा गया है, गॉड फादर ऑफ टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी 1986। इन्होंने दोस्तों एक बुक लिखी जिसका नाम था इंजिन्स ऑफ क्रिएशन। डायरेक्ट बुक का नाम आता है इंजिन्स ऑफ क्रिएशन, जिसमें इन्होंने मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, आणविक नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने लिखा था। और इसके बाद इन्होंने इस बुक में पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी टर्म का यूज किया। नैनो टेक्नोलॉजी टर्म दी किसने बताइए? दी थी नारियो तानीगुची, क्लियर। लेकिन उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बुक के अंदर इस्तेमाल किसने किया, तो आप कहेंगे सर एरिक डेक्सलर। और 1992 में इन्होंने एक बुक और लिखी जिसका नाम था नैनो सिस्टम्स, क्लियर। इसमें इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो आपके नैनो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी को यूज में लेते हुए चीजों को मैन्युफैक्चर करने में जो चुनौतियां, जो परेशानियां आपको आने वाली है, जो सामग्री आपको चाहिएगी, उसको लेकर इन्होंने नैनो सिस्टम्स बुक लिखी। तो पूछा जा सकता है इंजन ऑफ क्रिएशन या नैनो सिस्टम्स जो बुक है वो किसने लिखी है, आप कहेंगे सर एरिक डेक्सलर, ठीक है। नेक्स्ट 1991 में जापानी साइंटिस्ट सोमियो लिजिमा ने गाइस कार्बन नैनो ट्यूब का विकास किया। कार्बन नैनो ट्यूब के विकास के लिए नैनो साइंस में कावली पुरस्कार, कौन सा अवार्ड मिला गया था इनको? कावली पुरस्कार, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा आगे चल के, देखिएगा थोड़ा सा आगे चल के समझते हैं।
देखिए फुलरीन लगभग 60 एटम से बना हुआ कार्बन का एलोट्रोप है, अपर रूप है। अपर रूप कल भी बता चुका, एक ही पदार्थ के वे रूप, एक ही सब्सटेंस की वे फॉर्म्स जिनका केमिकल कंपोजिशन सेम है, रासायनिक संगठन सेम है, बट स्ट्रक्चर उनकी सेम नहीं है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, उनको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप। क्लियर। वृत्ताकार फुलरीन मतलब अगर सर्कुलर साइज में हो, गोल आकार में हो, तो ऐसे फुलरीन को क्या बोलते हैं? बकीबॉल। लेकिन अगर वो सिलेंडर की फॉर्म में हो तो उसको बकी ट्यूब या कार्बन नैनो ट्यूब कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि बेलनाकार बकमिस्टर फुलरीन को ही कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। अगर वो सर्कुलर फॉर्म में हो तो उसे बकीबॉल कह देंगे। कार्बन की स्ट्रक्चर के आधार पर निम्न रूपों में कार्बन को बांटा गया। गाइस देखना, ये बहुत आता है, ग्रेफीन को लेकर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि कृत्रिम है, मतलब नेचुरली अवेलेबल नहीं है, इसको बोलते हैं बकीबॉल। 0 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल एक विमीय जिसमें केवल एक डायमेंशन होती है, ये भी आर्टिफिशियल है। ये दोस्तों कार्बन नैनो ट्यूब 1 डायमेंशनल होती है। द्विविमीय 2D ग्रेफीन, ये ग्रेफीन से क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। और 3D में दोस्तों नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं, ये रहेगा ग्रेफाइट। क्लियर। ये क्या रहेगा आपके सामने? ये आपका ग्रेफाइट रहने वाला है। ठीक है, तो आपके पास 0 डायमेंशनल में बकीबॉल, 1 डायमेंशनल में कार्बन नैनो ट्यूब, द्विविमीय में आपके पास ग्रेफीन और त्रिविमीय में आपके पास ग्रेफाइट। क्लियर। 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल जो होते हैं वो कैसे होते हैं बताइए? वो आपके आर्टिफिशियल होते हैं। अब इनको सबको आगे पढ़ना में, कार्बन नैनो ट्यूब्स भी पढ़ेंगे, ग्रेफीन भी पढ़ेंगे, ग्रेफाइट भी पढ़ेंगे, बकीबॉल भी पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के बेस पर जो नैनो पार्टिकल्स में कार्बन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो ये आप देखिएगा। तो गाइस 1986 में एरिक डेक्सलर ने जो बुक लिखी, नाम क्या था? इंजन ऑफ क्रिएशन। ठीक है, और नैनो सिस्टम्स जो बुक है वो भी इन्होंने लिखी है। क्लियर। और उसके बाद 1991 में सुमियो लिजिमा ने कार्बन नैनो ट्यूब कैसी होती है मैं बिल्कुल आपको दिखाने जा रहा हूं, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्लियर गाइस। ये लीजिए कार्बन नैनो ट्यूब। देखिए, अब कार्बन नैनो ट्यूब भी 2 टाइप की होती है। देखिए, सिंगल वॉल्ड का मतलब एक भित्ति वाली, सिंगल वॉल्ड, इसमें केवल एक दीवार है। आप देख पा रहे होंगे इसमें केवल एक दीवार है ये। क्लियर। और यहां पर आप देख पा रहे हैं एक वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल, इसको बोलते हैं मल्टी वॉल्ड। तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे, कई बार फुल फॉर्म आ जाती है। SWCNT की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब और मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। क्लियर। अच्छे से समझ पाए आप यहां तक? क्लियर। तो ये कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं। सिलेंड्रिकल बकमिस्टर फुलरीन, बेलनाकार बकमिस्टर फुलरीन को ही कार्बन नैनो ट्यूब कह दिया जाता है। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे देखेंगे और आगे हम चलेंगे अगेन अपनी जो चल रही थी जानकारियां। चलिएगा दोस्तों, डेवलपमेंट ही चल रहा है, चलिएगा। अब डेवलपमेंट में आगे देखिएगा दोस्तों, 1992 में नैनो स्ट्रक्चर कैटलिस्ट मतलब नैनो आकार के उत्प्रेरक खोज दिए गए दोस्तों। उत्प्रेरक का मतलब क्या है? वे केमिकल्स जो किसी रिएक्शन की रेट को, किसी अभिक्रिया की दर को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, तो ये बहुत ही अच्छे से कैटालाइसिस, उत्प्रेरण की क्रिया को कंडक्ट कर पाएंगे। नैनो आकार के उत्प्रेरक होते हैं जिनका नाम MCM41, MCM48 और MCM45। कई बार इनका फुल फॉर्म एग्जाम में आती, ध्यान रखना। MCM41, 48, 45 क्या है? तो देखिएगा, मोबिल्स कंपोजिशन ऑफ मैटर। मोबिल्स कंपोजिशन ऑफ मैटर। मोबिल्स जनरली देखा जाए तो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पदार्थ का क्या बनाया? कंपोजिशन बनाया। और ये जितने भी उत्प्रेरक हैं ये है मीजोपोरस सिलिका। मीजोपोरस सिलिका का मतलब होता है बहुछिद्रित सिलिका। बहुछिद्रित सिलिका यानी ऐसी सिलिका जिसके अंदर बहुत सारे पोर पाए जा रहे हैं, बहुत सारे रंध्र पाए जा रहे हैं। बहुत सारे पोर, बहुत सारे रंध्र पाए जाने के कारण इसकी स्ट्रक्चर नैनो हो जाती है और नैनो स्ट्रक्चर में सरफेस एरिया बढ़ने के कारण ये बहुत ही अच्छे से क्या करता है? कैटालाइसिस की क्रिया करता है। नैनो लेवल पर जो कैटलिस्ट हैं उनका उपयोग कच्चे तेल के शोधन में, जो ड्रूप ऑयल होता है उसके जो प्योरिफिकेशन के अंदर जो कच्चा तेल आपका आता है, पेट्रोलियम जो आता है उसके प्योरिफिकेशन में, ड्रग डिलीवरी में। क्लियर। दवाइयों को, जो मेडिसिन हैं, जो ड्रग्स हैं, उनको किसी एक निश्चित लोकेशन पर पहुंचाने में, यानी कि एक तरीके से बॉडी के अंदर टारगेटेड मेडिसिन के अंदर, और फूड प्रोसेसिंग के अंदर, जल प्रसंस्करण के अंदर,
फूड प्रोसेसिंग के अंदर आप नैनो क्रिस्टल जो कैटलिस्ट हैं आप उनका क्या करते हो, यूज में लेते हो। तो 1992 में नैनो स्ट्रक्चर कैटलिस्ट मटेरियल खोजे गए। MCM 41, 48, 50 का नाम ध्यान रख लीजिएगा, मोबिल्स कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। और ये किसके बने होते हैं, ये होते हैं मीजोपोरस सिलिका। इनके अंदर सिलिका होती है जिसके अंदर काफी नंबर में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर। 1983 में दोस्तों MIT के साइंटिस्ट ने नैनो क्रिस्टल के नियंत्रित संश्लेषण की विधि खोजी जिसे क्वांटम डॉट्स कहा गया। क्लियर। क्वांटम डॉट्स, नैनो क्रिस्टल्स जो होते हैं उनके कंट्रोल सिंथेसाइज की विधि खोजी, क्वांटम डॉट्स। अब देखिएगा क्वांटम डॉट है क्या, इसके बारे में बहुत अच्छे समझाने वाला हूं आपको। दोस्तों क्वांटम डॉट किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के, अर्धचालक। अर्धचालक में सिलिकॉन, कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, इंडियम आर्सेनाइड, जिंक सेलेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर या तो मूल सेमीकंडक्टर होते हैं जिनको आप निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक बोलते हो, जिनमें आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह आते हैं। और एक होते हैं बाह्य अर्धचालक जिनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिनमें डोपिंग हो रखी होती है, जिनमें मिलावट हो रखी होती है। और जब मिलावट होती है तो हम अर्धचालकों को, मूल अर्धचालकों को किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करके, मिलावट करके, डोपिंग करके, और तब हम क्या बनाते हैं, अर्धचालक बनाते हैं। तो उनमें आपको नाम मिलेंगे गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, इंडियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये सारे। क्लियर। इनकी साइज 2 से लेकर 10 नैनोमीटर होती है। इन्हें आर्टिफिशियल एटम भी कहते हैं, कृत्रिम परमाणु भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनमें निश्चित क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होती है। जैसे एटम के अंदर, कक्षाओं के अंदर, ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, फिक्स रहता है, ऐसे ही इन्हीं में पाया जाता है। ये देखिए ये लाइन, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर। इनमें परावर्तन का गुण पाया जाता है, अतः इनका प्रयोग फोटो डिटेक्टर के रूप में, प्रकाश संसूचक। समझिएगा फोटो डिटेक्टर का मतलब क्या है। फोटो डिटेक्टर का मतलब यह है कि दोस्तों क्वांटम डॉट्स पर जब लाइट पड़ती है तो ये कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और कलर प्रोवाइड करते हैं तो इनका प्रयोग फोटो डिटेक्शन में किया जाता है, प्रकाश संसूचन में, या किसी जगह डिस्प्ले क्रिएट करने में। भाई क्वांटम डॉट्स पे लाइट पड़ेगी तो वो कलर प्रोवाइड करेंगे, वो डिस्प्ले पर कलर का प्रोडक्शन करेंगे, इस वजह से इनका प्रयोग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में किया जाता है। क्वांटम डॉट का आकार जितना बड़ा होगा वो उतनी ही कम ऊर्जा या अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। मतलब छोटा क्वांटम डॉट है तो रेड कलर का, और बड़ा क्वांटम डॉट है तो ब्लू कलर का क्या प्रोवाइड करेगा, बताइए, वो प्रकाश उत्सर्जित करेगा। क्लियर। तो आपको अलग अलग साइज के क्वांटम डॉट्स दे दिए, तो देखिएगा, है ना, ये ब्लू की जगह वॉयलेट करेंगे, यहाँ पे वॉयलेट, बैंगनी। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि VIBGYOR, विबग्योर। क्लियर। अब जब विबग्योर की तरफ जाते हो तो इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो मैक्सिमम है, लैम्डा मैक्सिमम है और एनर्जी मिनिमम है। ऊर्जा मिनिमम, तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होती है। वॉयलेट की एनर्जी मैक्सिमम होती है और लैम्डा तरंगदैर्घ्य मिनिमम होता है। तो क्वांटम डॉट का साइज अगर छोटा होगा तो वो ज्यादा वेवलेंथ और कम एनर्जी वाला लाइट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। और क्वांटम डॉट का अगर साइज बड़ा होगा तो वो आपके ज्यादा एनर्जी और कम वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो क्वांटम डॉट्स का प्रयोग करते हुए, जो लाइट है उसका यूज करते हुए, आप जो लाइट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका यूज करते हुए आप सेल्स के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, सेल्स के अंदर जो क्या हो रहा है, जो रिएक्शंस चल रही हैं, जो प्रोसेसेस चल रही हैं, आप उनकी स्टडी कर पाओगे। तो सिंपल सा मतलब है, क्वांटम डॉट्स जनरली क्या है, क्वांटम डॉट्स जनरली अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर्स हैं, जिनकी साइज क्या है, 2 से लेकर 10 आपके नैनोमीटर के बीच में है, और इनका प्रयोग नैनो क्रिस्टल्स के कंट्रोल्ड सिंथेसिस में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, नैनो क्रिस्टल का मतलब है छोटी साइज के क्रिस्टल, तो क्वांटम डॉट क्या करते हैं कि फोटो डिटेक्शन का काम करते हैं। क्लियर। तो फोटो डिटेक्शन के द्वारा अंदर किसी भी नैनो क्रिस्टल की आपको स्ट्रक्चर पता करनी हो तो वहां पर आप क्वांटम डॉट्स को छोड़ सकते हो, और क्वांटम डॉट्स को छोड़ोगे तो उन पर जब आप लाइट डालोगे तो वो प्रकाश का क्या करेंगे, परावर्तन करेंगे, प्रकाश का परावर्तन करेंगे। तो लाइट जो डिफरेंट कलर्स में आएगी तो आपको वहां पर इमेजिंग कर पाने में, आपको गतिविधियों की तस्वीर लेने में क्या रहेगी, बताइए, आसानी। क्लियर। और अच्छे से आगे भी क्वांटम डॉट्स को पढ़ेंगे तो क्वांटम डॉट्स के बारे में ये पूछ लिए जाते हैं कि क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। क्वांटम डॉट्स जो होते हैं इनका प्रयोग प्रकाशीय संसूचक, फोटो डिटेक्शन या डिस्प्ले टेक्निक्स में किया जाता है। क्वांटम डॉट जितनी छोटे आकार का होगा वो जितना छोटे आकार का होगा
क्लियर, उतना कम ऊर्जा और अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसका प्रयोग कैंसर थेरेपी में, कैंसर ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। क्लियर बच्चों, चले आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सन 2000 में नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित उत्पाद प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे, जैसे गोल्फ बॉल। एक ऐसी गोल्फ बॉल है जिस पर नैनो कोटिंग है। ये नैनो कोटिंग अपनी फ्लाइट का जो पाथ है उसको कंट्रोल करती है। हवा मतलब तेज आएगी तो हवा की वजह से ड्रिफ्ट नहीं करती है, हवा की वजह से डाइवर्ट नहीं होती है, ये अपने पाथ को खुद कंट्रोल करती है क्योंकि इसके अंदर नैनो कोटिंग होती है। स्ट्रॉन्ग टेनिस रैकेट, टेनिस खेलने के लिए नैनो पार्टिकल्स का बना हुआ एक रैकेट जो बहुत सॉफ्ट है बट बहुत मजबूत है, वो इजीली टूटता नहीं है। क्लियर। नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल फेस मास्क, ये कोरोना में काम में लिए गए आपके द्वारा। नैनो सिल्वर में आपको बताया, नैनो सिल्वर जो होता है, सिल्वर के नैनो साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं। तो ये दोस्तों दुर्गंध रहित है, पहली बात तो इनमें कोई बुरी स्मेल नहीं आती, और ये आयंस को रिलीज करके बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। 2006 में दोस्तों, अच्छा एक चीज और, स्क्रैच प्रूफ ऑटोमोबाइल बम्पर, वाहनों में जो बम्पर होता है आगे उस पर स्क्रैच ना लगे उसके लिए उसके ऊपर नैनो कोटिंग की जाती है। और नैनो कोटिंग जो होती है वो भी किसकी होती है बताइए, वो टोयोटा कंपनी ने पहली बार इसको यूज में लिया। नैनो कोटिंग किसके लिए, स्क्रैच प्रूफ, जिस पर स्क्रैच नहीं पड़ता है, डैमेज भी हो जाए तो भी स्क्रैच नहीं होगा। क्लियर। अच्छा, 2006 में राइस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे जेम्स टूर, इन्होंने दोस्तों 4 बकमिस्टर फुलरीन के मॉलिक्यूल से एक नैनो कार बनाई। नैनो कार एक नैनो पार्टिकल है और ये नैनो कार ब्लड के अंदर क्या कर सकती है, गति कर सकती है। वो नैनो कार टाटा वाली नहीं है, टाटा की जो नैनो कार है ना उसका भी जो मीनिंग है वो यही है कि उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है, दैट्स व्हाई उसका नाम नैनो रखा गया है। क्लियर। लेकिन रियल में जो नैनो कार है, जो रियल में नैनो साइज की है, नैनो स्केल के अंदर आती है, वो 4 बकमिस्टर फुलरीन यानी C60 मॉलिक्यूल्स को लेकर बनाई गई है और ये आपके ब्लड के अंदर क्या कर सकती है, गति कर सकती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के यूज एंड एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारी लाइफ में हमें बहुत हद तक देखने को मिलेंगे और इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग अपनी लाइफ में यूज में लेंगे। क्लियर। चले आगे। अब दोस्तों एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा चीजों को, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी की जनरेशन हमें पढ़नी है, ये बहुत आता है पेपर में। क्लियर। देखिएगा, फिर से बताता हूं भाई, हिस्ट्री है, जो हुआ वो बता रहे हैं हम लोग। 1936 में इरविन मूलर ने फील्ड इमिशन माइक्रोस्कोप और उसके बाद फील्ड आयन माइक्रोस्कोप बनाया। इसकी सहायता से नैनो स्केल के, नैनो जो परमाणु आकार के जो सरफेसेस हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो देख पाना हमारे लिए पॉसिबल हुआ। और उसके बाद जो फील्ड आयन माइक्रोस्कोप है, इसकी सहायता से हम किसी मेटल का जो शार्प एज है वहां पर उसको इंडिविजुअली एटम को देख सकते हैं, और टंगस्टन को इन्होंने पहली बार देखा था। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टर्म है वो यूज में ली गई 1956 में ऑर्थर वॉन हिप्पल के द्वारा। 1955 में फर्स्ट आईसी, फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट जैक किल्वी ने बनाया। 1959 रिचर्ड फिनमैन, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, तल में बहुत कुछ है, तल में बहुत कुछ है, तल में अपार क्षमता है, या ये कह सकते हैं छोटे कणों में जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है। क्लियर। इसके बाद उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को एक नई डायरेक्शन दे दी। उसके बाद गाइस 1974 में नोरियो तानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी टर्म यूज में ली। 1981 में गर्ड विनिंग, हेनरिक रोरर ने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जैसे डेवलप किया, तो हम नैनो साइज से छोटी साइज के इमेज लेने में भी हम क्या हो गए, कैपेबल हो गए। और उसके बाद 1985 में रिचर्ड स्मॉली, रॉबर्ट कर्ल और हेनरी क्रोटो ने बकमिस्टर फुलरीन, जो कि आपके कार्बन का एक एलोट्रोप है, इसको डिस्कवर किया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा 1986 में दोस्तों जो एरिक डेक्सलर है, जिनको गॉड फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कई जगह लिखा जाता है, इन्होंने इंजन्स ऑफ क्रिएशन, क्लियर, इन्होंने इंजन्स ऑफ क्रिएशन कह सकते हो एक तरीके से कि रचनात्मकता के इंजन्स। भाई नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक नई दुनिया, नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक नए फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। क्लियर। तो इसी के बेस पर इन्होंने मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी, अणु के बेस पर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बातें की, और नैनो सिस्टम्स नाम की बुक भी इन्होंने लिखी। फर्स्ट कार्बन नैनो ट्यूब सुमियो लिजिमा ने बनाया। कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल आकार के जो बकमिस्टर फुलरीन होते हैं उनको बकी ट्यूब या कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। कार्बन की स्ट्रक्चर्स 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन
है ना, डायरेक्ट एग्जांपल आता है कि 1D कार्बन, 2D कार्बन, सॉरी 0D 1D 2D, 0D 1D 2D और 3D कार्बन, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमने बातें करी कि भाई 1992 में नैनो स्ट्रक्चर वाले, अति सूक्ष्म स्ट्रक्चर वाले उत्प्रेरक कैटलिस्ट मार्केट में आ गए, ठीक है, और जिनका नाम MCM 41, MCM 48, MCM 50 रखा गया। MCM का मतलब है मोबिल्स कंपोजिशन ऑफ मैटर, मोबिल एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और जो ये किसके बने होते हैं, मीजोपोरस सिलिका, क्लियर, इनके अंदर क्या, ये सिलिका के बने होते हैं, ठीक है। 1993 में नैनो क्रिस्टल के कंट्रोल्ड सिंथेसिस के लिए, मतलब नैनो क्रिस्टल्स का क्वांटम डॉट्स, नैनो रॉड इनको बोला गया। क्वांटम डॉट्स या नैनो रॉड ऐसी स्ट्रक्चर हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैंसर थेरेपी में इसको यूज में लेंगे, सेल्स के अंदर हो रही जो गतिविधियां उनकी इमेजिंग में लेंगे, फोटो डिटेक्शन में, प्रकाश संसूचक में लेंगे। याद रखिएगा सौर सेल के अंदर, सोलर सेल में भी क्वांटम डॉट्स का यूज किया जाता है प्रकाश के डिटेक्शन के लिए, प्रकाश के संसूचन के लिए, क्लियर, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर्स हैं, ये अर्धचालक हैं, इनका प्रयोग नैनो क्रिस्टल, जो बहुत ही नैनो साइज के क्रिस्टल्स होते हैं, उनके संश्लेषण में इनका प्रयोग किया जाना है, ठीक है गाइस। चलें आगे, अगला नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रोडक्ट्स जो है वो उनका कमर्शियल प्रोडक्शन होने लग गया 2000 के करीब, और उसके बाद नैनो कार, ये ठीक है। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों जनरेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक सेक्शन है, देखिएगा। फर्स्ट जनरेशन दोस्तों टाइम के हिसाब से बताते हैं, फर्स्ट जनरेशन बिफोर 2005 से पहले पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन 2006 to 10, थर्ड जनरेशन 2011 to 15 और फोर्थ जनरेशन 16 to 20। अभी कोरोना की वजह से 21st में के अंदर फिफ्थ जनरेशन का स्टार्ट होना था, लेकिन अभी इसके टारगेट्स और अभी इसके लक्ष्य अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से, मतलब प्रगति जो है कोविड की वजह से जो रिसर्च वगैरह सब कुछ ठप हो गया काफी टाइम के लिए। देखिए पहली जनरेशन दोस्तों, पहली जनरेशन को क्या बोलते हैं, पैसिव नैनो टेक्नोलॉजी। पैसिव नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी से क्रियाशील चीजें नहीं बनाई, हमने जनरली जो अक्रिय स्ट्रक्चर्स हैं हमने केवल उन्हीं को डिजाइन किया, जैसे नैनो पॉलीमर्स बनाए गए, नैनो बहुलक, नैनो पॉलीमर्स, ऐसे ऐसे पॉलीमर जो नैनो साइज के हैं और उनके द्वारा बहुत जो है हम लोग जो है डेली लाइफ में उनका क्या करें, यूज में लें। नैनो जेल दोस्तों, नैनो जेल में जनरली नैनो जेल जैसे नैनो स्प्रे वगैरह मार्केट में आने लग गई, मूव वगैरह जो होता है उसके लिए जो नैनो जेल आने लग गया है। नैनो जेल का क्या होता है, नैनो जेल अगर आप ड्रेसिंग करते टाइम, अगर आप घाव वगैरह हो गया है और वहां पर ड्रेसिंग करते टाइम अगर आप नैनो जेल लगाएंगे तो नैनो जेल क्या करता है, पेन रिलीवर का काम करता है, साथ ही साथ सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होने के कारण और नैनो साइज होने के कारण ये घाव के अंदर अच्छे से क्या हो जाते हैं, अच्छे से घाव के अंदर ये क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, क्लियर। और एक नाम याद रखिएगा गाइस, हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल स्पेशली इंडिया में जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां पर दोस्तों इनको टैबलेट्स ऑफ वाटर बोला गया, टैबलेट्स ऑफ वाटर, हाइड्रोजेल, टैबलेट्स ऑफ वाटर। दोस्तों ये भी एक प्रकार के नैनो पॉलीमर हैं, नैनो पॉलीमर भी है, नैनो जेल भी है। हाइड्रोजेल नैनो पॉलीमर है। नैनो पॉलीमर कैसा पॉलीमर है गाइस, ये जो होते हैं ये कह सकते हो आप ऐसे बहुलक हैं जिनके अंदर खुद की साइज से 400 गुना पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो जब आप खेतों में बुआई करेंगे, खेतों को में अंकुरण करेंगे बीजों का, तब अगर आप 1 किलो भी नैनोजेल डाल देंगे, 1 किलो भी हाइड्रोजेल डाल देंगे तो दोस्तों ये अपने वेट से लगभग 400 गुना पानी, जो बरसाती पानी होता है, बरसात के टाइम आता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद जब पानी की कमी होगी तब इनके अंदर से इन हाइड्रोजेल के क्रिस्टल के अंदर से पानी बाहर निकलने लगेगा। तो हाइड्रोजेल पानी की समस्या के लिए और सूखाग्रस्त इलाकों के लिए वरदान का कार्य जो है कर रहा है। हाइड्रोजेल के अंदर क्या पाया जाता है बताइए, हाइड्रोजेल के अंदर ऐसे पॉलीमर्स पाए जाते हैं जिनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जिनकी जल अवशोषण की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा है, पानी सोखने की अकूत क्षमता है इनके अंदर दोस्तों, अनलिमिटेड इनके अंदर क्या है, क्लियर कैपेसिटी है। अब हाइड्रोजेल के अंदर क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजेल के अंदर हाइड्रोफिलिक समूह होते हैं, हाइड्रोफिलिक समूह। हाइड्रोफिलिक समूह का मतलब क्या होता है, जल स्नेही समूह, जल स्नेही, ऐसे ग्रुप्स
ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे क्रियात्मक समूह जो कि वाटर को लव करते हैं, जल स्नेही होते हैं, वो जल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास मिलेगा एक्रिलेमाइड, एक्रिलिक एसिड, एक्रिलेट या आर्बोसाइक्लिक एसिड। एक्रिलेमाइड, एक्रिलिक एसिड है ना, या फिर एक्रिलिक एसिड हो गया, या फिर हमारे पास एक नाम और है, ये करंट में ये जो सिस्टम है आपने देखने को मिला है, आर्बोसाइक्लिक एसिड। ठीक है, आर्बोसाइक्लिक एसिड, ये क्या है बताइए? ये ऐसे कंपाउंड है जो कि वाटर लविंग है ना, हाइड्रोफिलिक है, जल स्नेही है। इन कंपाउंड्स को आपस में क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बना दिए जाते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है दोस्तों, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को जालक्रम या त्रियकबद्ध बहुलक बोलते हैं। जालक्रम बहुलक, जालक्रम बहुलक का मतलब होता है कि इस तरह से, ये मान लीजिए ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इनके अंदर ऐसे नेटवर्किंग हो जाए। क्लियर? ये हाइड्रोजेल है, तो हाइड्रोजेल टैबलेट्स ऑफ वाटर इन्हें कह रहे हैं। सूखाग्रस्त इलाकों में फसल के अंदर वाटर की नीड को पूरा करने के लिए एक बूंद का काम, वरदान का काम ये कर रहे हैं। और हाइड्रोजेल जो आपके लगभग 2013-14 में इनका जो यूटिलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ। और याद रखेंगे दोस्तों हाइड्रोजेल के बारे में क्या, कि ये जल स्नेही समूह जो होते हैं, जैसे कि एक्रिलेमाइड, एक्रिलिक एसिड, आर्बोसाइक्लिक एसिड, इनको आपस में किस प्रकार जमाते हैं? क्रॉस लिंक करते हैं। क्रॉस लिंक मतलब इस तरह से लिंक करते हैं, जालक्रम बहुलक बनाते हैं। और वो जालक्रम बहुलक जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चों? वो आपका हाइड्रोजेल होता है। हाइड्रोजेल बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जैविक रूप से अपघटनीय है। इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है, इनके द्वारा कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। क्लियर? ड्राई, एरिड और सेमी एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंदर ये बहुत ही काम के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हाइड्रोजेल की बात करें तो पहली बार 1960s में, पहली बार 1960 में दोस्तों विचटरले एंड लिम, साइंटिस्ट का नाम क्या था? विचटरले एंड लिम। ये आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे क्योंकि आगे पढ़ाने वाला हूं, लेकिन जानकारी यहीं पे दे रहा हूं। विचटरले एंड लिम नाम के साइंटिस्ट ने 1966 में हाइड्रोजेल को पहली बार रिपोर्ट किया। क्लियर? तो हाइड्रोजेल एक टाइप का नैनोजेल है, या इसको एक नैनोपॉलीमर कह सकते हैं। क्लियर? जिनके अंदर क्या करेंगे आप? जिनके अंदर एक पाउडर सा लगभग 1 से 1.5 किलो क्वांटिटी देनी होती है, बस आप खेतों में डाल दीजिए। जैसे ही रेनी वाटर आएगा, बरसाती जल आएगा, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। कितना? अपने वेट से लगभग 400 टाइम्स। और जैसे ही पानी की कमी आएगी तो इन क्रिस्टल्स में से पानी धीरे धीरे निकलने लग जाएगा। ये जैविक रूप से अपघटनीय है, इनके द्वारा कोई पॉल्यूशन नहीं होता और इनका कोई भी बड़ा नुकसान नहीं है। क्लियर? तो ये नैनोजेल। साथ ही में दोस्तों नैनो मटेरियल्स, नैनो मेटल्स, नैनो धातुएं जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सिल्वर का जब आप नैनो साइज प्राप्त करेंगे तो एंटीबैक्टीरियल हो जाता है। एल्यूमिनियम की नैनो साइज प्राप्त करेंगे तो वो क्या हो जाती है बताइए? वो ज्वलनशील हो जाती है, फ्लेमेबल हो जाती है। गोल्ड की आप नैनो साइज प्राप्त करेंगे तो उसके कलर बहुत सारे आने लग जाते हैं। क्लियर? तो नैनो मेटल्स, साथ ही साथ नैनो सिरेमिक। सिरेमिक जनरली चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन है एक तरीके से, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नैनो सिरेमिक जो होते हैं वो अकार्बनिक ठोस जो होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, उनके बनाए जाते हैं। नैनो सिरेमिक्स किसके बने होते हैं? नैनो सिरेमिक्स आपके बने होते हैं जो आपके इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं उनके। क्लियर? तो नैनो सिरेमिक जनरली तरह तरह के पात्र, तरह तरह की कोटिंग, नैनो सिरेमिक कोटिंग। आजकल क्या किया जा रहा है? आजकल वाहनों पर ऐसी कोटिंग की जा रही है जो कि क्या होती है? डैमेज प्रूफ होती है, जो कि स्क्रैच प्रूफ होती है। तो किसकी बनी होती है? नैनो सिरेमिक्स की बनी होती है। आजकल गाड़ियों पर, व्हीकल्स पर नैनो सिरेमिक्स की क्या आ रही है? कोटिंग आ रही है। क्लियर? इसके साथ एरोसोल या कोलाइडी विलियन नैनो साइज के होते हैं। कोलाइडी विलियन ऐसा सोल्यूशन, ऐसा विलियन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से आपके 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो कोलाइडी विलियन, और कोलाइडी विलियन में ही एक विलियन होता है एरोसोल। एरोसोल किस किस का मिक्सचर है? जनरली एरोसोल जो होता है वो ठोस या द्रव का, सॉलिड या लिक्विड का गैस में मिक्सचर होता है। गैस में सॉलिड या लिक्विड, जैसे कि आजकल जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके लिए क्या आ रहा है? एरोसोल इनहेलर आ रहा है। उसके अंदर मेडिसिन को एरोसोल बना के दे दिया जाता है।
जिससे कि जैसे उनको पिंच करते हैं तो बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स, बहुत सारे एरोसोल पार्टिकल्स जो हैं वो नेजल चेंबर में जाते हैं। उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो कम क्वांटिटी में भेजने के बाद भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। क्लियर? तो एरोसोल, कोलाइडल सॉल्यूशन, नैनो पॉलीमर्स, नैनो जेल, नैनो मेटल्स, नैनो सिरेमिक्स, इन सब का जो फॉर्मेशन है वो फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। क्लियर? ये पहली पीढ़ी के थे। क्लियर? और ये पैसिव नैनो टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद दोस्तों सक्रिय नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें क्या था? लक्ष्य आधारित मेडिसिन, टारगेटेड मेडिसिन, मतलब आप नैनो पार्टिकल्स की सहायता से, नैनो रोबोट्स की सहायता से आप एक स्पेशल टारगेट तक मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, इसके लिए स्पेशल टारगेट तक हार्मोन पहुंचा रहे हैं, स्पेशल टारगेट तक आप केमिकल्स पहुंचा रहे हैं, स्पेशल टारगेट को ट्रीट कर रहे हैं, स्पेशल टारगेट को रिपेयर कर रहे हैं। वो किसके अंदर? सेकंड जनरेशन के अंदर। नैनो बैटरीज, बहुत ही स्मॉल साइज की बैटरीज जो केमिकल एनर्जी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर पाए। आजकल आपके मोबाइल्स में जो लिथियम आयन बैटरी है, आपके मोबाइल्स की जो छोटे साइज की बैटरी है, जो लॉन्ग टाइम तक चलती है, लंबे टाइम तक चलती है। मोबाइल मतलब लाइट वेट, लेकिन बैटरी लाइफ देख रहे हो आप? बैटरी लाइफ देखोगे कितना? 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। ये नैनो बैटरीज का कमाल है। इसके बाद नैनो 3D ट्रांजिस्टर, नैनो साइज का 3D में ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के बाद नैनो एम्पलीफायर। दोस्तों नैनो एम्पलीफायर वे होते हैं जो साउंड को एनहेंस करने का काम करते हैं, प्रवर्धक, ठीक है, वोल्टेज को, साउंड को, फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। क्लियर? तो नैनो एम्पलीफायर बहुत छोटे से, जैसे एम्पलीफायर एक तरीके से जो एक व्यक्ति का कान है वो डैमेज है, मान लीजिए वो दूर से साउंड को कलेक्ट नहीं कर पाता, तो उसके कान में मशीन लगा दी जाती है। तो मशीन भी एक टाइप का एम्पलीफायर है जो कि साउंड को कलेक्ट करके और उसको एम्पलीफाई करके, उसको प्रवर्धित करके, उसको काफी गुना इंटेंसिटी उसकी बढ़ाकर और वो कान के पर्दे पर जो टिम्पेनम उस पर डालता है, जिससे कि जो कम सुनने वाला व्यक्ति है उसको अच्छे से सुनाई दे जाता है। ठीक है? तो नैनो एम्पलीफायर ये सेकेंड जनरेशन है। तो इनएक्टिव नैनो टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन, एक्टिव नैनो टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन। क्लियर? थर्ड जनरेशन में दोस्तों कंट्रोल्ड असेंबलिंग। कंट्रोल्ड असेंबलिंग का मतलब है निर्देशित असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब होता है चीजों को बनाना, प्रिपेयर करना, मैन्युफैक्चर करना। कंट्रोल का मतलब कंट्रोल करके, यानी नैनो रोबोट्स। आजकल नैनो रोबोट्स हैं। क्लियर? नैनो रोबोट्स के द्वारा मशीनरीज बनाई जा रही हैं, नैनो रोबोट्स के द्वारा बॉडी के अंदर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, नैनो रोबोट्स के द्वारा बॉडी के अंदर कोशिकाएं डिजाइन की जा रही है, नैनो रोबोट्स के द्वारा बॉडी के अंदर लेजर ट्रीटमेंट हो रहा है, नैनो रोबोट्स के द्वारा वाटर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, जल का शुद्धिकरण हो रहा है। क्लियर? तो ये क्या है? ये कंट्रोल्ड असेंबलिंग है। हम कंट्रोल कर रहे हैं मशीनरी के थ्रू इनको, और तब जाकर वो काम कर रहे हैं। इसके साथ 3D स्ट्रक्चर का विकास। क्लियर? 3D के अंदर 3D डिजाइनिंग आजकल होने लग गई है, 3D प्रिंटिंग के द्वारा घर बनने लग गए हैं, 3D प्रिंटिंग के द्वारा स्ट्रक्चर्स बनने लग गई हैं। ये क्या है? ये आपकी थर्ड जनरेशन है नैनो टेक्नोलॉजी की। क्लियर? नैनो रोबोट्स का डेवलपमेंट थर्ड जनरेशन में हुआ है, लेकिन टारगेटेड मेडिसिन का मतलब नैनो मेडिसिन का जो विकास है। क्लियर? कि आप किसी विशेष लक्ष्य पर आप दवाई पहुंचा रहे हो। क्लियर? टारगेटेड मेडिसिन वो कहां से आपके स्टार्ट हुई? सेकेंड जनरेशन से। फोर्थ जनरेशन में आपने बात किया मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ डीएनए आरएनए में चेंज का हम लोगों ने दिमाग यहां पे लगाया कि हम डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर में क्या कर पाए? चेंज कर पाए। और अगर ये पॉसिबल हो पाया, जैसा कि हो पा रहा है, क्लोन बनने लग गए हैं, स्टेम सेल थेरेपी आजकल चल रही है। क्लियर? साथ ही साथ आपके डीएनए आरएनए में चेंजेस हो रहे हैं, प्रोटीन्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, जीनों को ट्रांसफर किया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीव बनाए जा रहे हैं। ये फोर्थ जनरेशन है। क्लियर? तो पहली जनरेशन को क्या बोला गया? पैसिव नैनो टेक्नोलॉजी। सेकेंड जनरेशन को एक्टिव नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें कि नैनो टेक्नोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट थे वो ऐसे थे जो एक्टिव हैं, जो कुछ कार्य कर रहे हैं, जो अपने आप को यूज में ले रहे हैं, जैसे कि टारगेटेड मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन बनाना, नैनो मेडिसिन जो सीधे टारगेट पर जाकर अटैक करें। क्लियर? और थर्ड जनरेशन में हमने नैनो रोबोट्स, 3D स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हमने देखा, क्या नाम दिया गया? कंट्रोल्ड असेंबलिंग। और फोर्थ जनरेशन को मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी। तो इनका नोमेनक्लेचर और ये जनरेशंस का जो एप्लीकेशन है वो हमें अच्छे से क्या करना है? याद करना है, अच्छे से समझना है। क्लियर गाइस? डायरेक्ट एग्जांपल्स यहां से आपसे पूछे जाएंगे। चलिएगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे आज की क्लास का ये लास्ट नैनो टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स, दृष्टिकोण। नैनो टेक्नोलॉजी को दो अलग अलग बेसिस पर समझा जा रहा है, एक है टॉप टू बॉटम और एक है बॉटम टू टॉप। देखिए इसका मतलब क्या है। इस तकनीकी में टॉप से बॉटम का मतलब है पदार्थ को तोड़ते जाओ और नैनो स्केल तक लेकर जाओ। टॉप टू बॉटम, बॉटम किसको बोला गया था? नैनो साइज को। बड़ा पदार्थ है, तोड़ो नैनो तक जाओ।
इसमें क्या होगा, इसमें बॉटम टू टॉप यानी नैनो साइज के पार्टिकल्स या जो एटम्स जो हैं उनको जोड़ जोड़ के और आप फिर नैनो लेवल की स्ट्रक्चर प्राप्त करो। मतलब नैनो लेवल से छोटी साइज के पार्टिकल्स हो, एटॉमिक पार्टिकल्स हो या मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हो, उनको अलग अलग शेप में, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में, अलग अलग विन्यास में जोड़कर आप नैनो लेयर क्या बना रहे हो, नैनो लेवल के जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हो। मतलब या तोड़कर नैनो बनाना है या जोड़कर नैनो बनाना है। ठीक है, चलिए, ये सिंपल लगती है लेकिन इफेक्ट कम करती है। क्लियर? मतलब आप तोड़ तोड़ के नैनो प्राप्त करेंगे, सरल है लेकिन इफेक्टिव नहीं है उतनी। क्लियर? ये टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, बट ज्यादा इफेक्टिव है। आप नैनो साइज के पार्टिकल्स को स्ट्रक्चर में देखिए, वही बात है, आपको कल भी मैंने बताया था कि इतना बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म हो, उसकी स्ट्रक्चर में चेंज करोगे इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन उसको 1 लाख टुकड़ों में तोड़ के और सबकी स्ट्रक्चर में चेंज करोगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि कोरोना वायरस, जो कि एक नैनो साइज का वायरस है, उस वायरस की स्ट्रक्चर में छोटा सा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से म्यूटेंट वायरस आ रहा है। और म्यूटेंट वायरस कभी फर्स्ट लहर, कभी दूसरी लहर, कभी तीसरी लहर, कभी चौथी लहर। बताइए, पूरे के पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। ये क्या है? नैनो साइज के अंदर, नैनो लेवल में आप छोटा सा भी चेंज करेंगे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर? वही बात यहां पर की है। ये इसका जो आधार है वो नारियो तानीगुची हैं। इन्होंने कहा था कि बड़े पार्टिकल्स को तोड़कर नैनो पर लेकर जाइए, और एरिक डेक्सलर ने उल्टा कहा। इन्होंने कहा स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स हैं, जो नैनो साइज के पार्टिकल्स हैं, उन्हीं को असेंबल कीजिए, उन्हीं को कॉन्फ़िगर कीजिए, उन्हीं को आपस में क्या कीजिए, नई नई स्ट्रक्चर्स बनाइए। क्लियर? अब एग्जाम्पल की बात करें तो नैनो पार्टिकल्स और नैनो पाउडर। नैनो पाउडर मतलब होता है किसी भारी चीज को आपने पीस पीस के, तोड़ तोड़ के, ब्रेकआउट करके आप उसे नैनो साइज पर लेकर चले गए। तो नैनो पार्टिकल्स और नैनो पाउडर जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम में आते हैं, और बॉटम टू टॉप में आते हैं नैनो रोबोट्स। नैनो रोबोट्स को कैसे बनाया जाता है? नैनो रोबोट्स को बनाया जाता है नैनो साइज के या उससे भी छोटे पार्टिकल्स को आपस में क्या करके, जोड़ करके आप क्या बना रहे हैं, नैनो रोबोट्स बना रहे हैं। तो गाइज ये था डेवलपमेंट, ये थी हिस्ट्री नैनो टेक्नोलॉजी की। ये रट्टाफिकेशन है। रट्टाफिकेशन मतलब यहां पर डेटा ज्यादा है, यहां पर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात होगी। अब जब हम कल से पढ़ेंगे तो कल से जो चीजें पढ़ेंगे ना, वो डायरेक्ट बात होगी लॉजिकल। मतलब एक टर्म आपको दी, आप उस टर्म का ग्रे गू क्या होता है, ग्रे गू, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ग्रे गू। क्लियर? बताएंगे ग्रे गू क्या होता है। ठीक है? नैनो टेक्नोलॉजी में ड्रॉबैक्स क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स क्या है। जनरली ग्रे गू वो होते हैं ऐसे नैनो रोबोट्स जिनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ जाए। मान लीजिए आपने नैनो रोबोट्स बना दिए, लेकिन वो स्वयं प्रतिकृति होने लग जाए उनकी, वो अपनी कॉपीज बनाने लग जाएं, और उसके बाद उनका डिग्रेडेशन ना हो, उनका अपघटन ना हो, तो उनका नंबर बढ़ जाएगा, कंट्रोलिंग हमारी खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा रोबोट मूवी के अंदर जो रजनीकांत है, उन्होंने रोबोट बनाया और वो रोबोट उन्हीं के कंट्रोल से बाहर हो गया। देखा जाए तो ये प्रॉब्लम वहां पे भी हो सकती है। उस रोबोट ने भी मल्टीपल कॉपीज बना ली थी, अपनी रेप्लिकेशन वो करने लग गया था, करोड़ों कॉपीज बना ली थी, उनको कंट्रोल में ले पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। वो तो मूवी थी, रियल लाइफ में कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, ये ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी कहां कहां यूज में ले रहे हैं हमारे आसपास, वेयर इज नैनो टेक अराउंड अस, ये हम लोग कल से बात करना स्टार्ट करेंगे। आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी। टेक्नोलॉजी नई है आपके लिए, और नैनो टेक्नोलॉजी तो सभी के लिए नई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश है कि एक एक छोटे से छोटा कंसेप्ट भी आपके दिमाग में डायरेक्ट लॉजिक के साथ एंटर करवाया जाए। दैट्स माई टारगेट, दैट्स माई गोल। और कोशिश करूंगा कि आप इतना अच्छा कंटेंट आपको मिले कि आप पीसीएस लेवल की किसी भी एग्जाम में जाएं तो आप फुल कॉन्फिडेंट हो, और किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, किसी भी बुकलेट में जब आप खोलकर देखें तो कंटेंट का लेवल आपको वहां पर कम ही मिलने वाला है। ये इस लक्ष्य को लेकर मैं कार्य कर रहा हूं। आगे बात अगली कक्षा में करेंगे, जहां हम नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, वो हमारे बहुत काम का है। आगे बात अगली कक्षा में होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।